जिसे हम बोलते हैं परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? वो पर्सन जो लगा रहे। कहते हैं ना, मैं बिल्कुल परसिस्टेंट हूँ, कंटिन्यूटी है मेरे अंदर, राइट? तो परसिस्टेंसी रेशो क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट रेशो होता है, इंपॉर्टेंट बेंचमार्क की तरह काम करता है इंश्योरर्स के लिए। इंश्योरर्स मतलब इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। तो ये रेशो ये बताता है कि एक जो कस्टमर है वो कितना कमिटेड है अपनी पॉलिसी को रिन्यू कराने के लिए। आप जानते हैं कि बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिनको आपको हर साल रिन्यू कराना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी जो कार इंश्योरेंस है, आप गाड़ी का जब इंश्योरेंस कराते हैं तो कई लोग तो एक साथ करा देते हैं, लेकिन कई लोग ईयरली कराते हैं। ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आप हर साल पे करते हैं। आपका टर्म इंश्योरेंस है वो भी आप हर साल पे करते हैं। कई लोग लमसम प्रेफर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है उसे रिन्यू कराते हैं पॉलिसी को हर साल। तो परसिस्टेंसी रेशियो जो है वो आप डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे उसको आप मेज़र कर सकते हैं, राइट? जैसे 13वें महीने के बाद, यानी कि 13वें महीने मतलब 1 साल के बाद, 2 साल के बाद यानी 25वें महीने में, 37वें महीने में, 61वें महीने में मतलब 5 साल के बाद। तो जिस भी साल में आप चाहें तो परसिस्टेंसी रेशियो को मेज़र कर सकते हैं। तो ये रेशो ये बताता है कि अगर कोई कस्टमर है तो वो अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कितना ट्रस्ट करता है, तभी वो अपनी पॉलिसी को रिन्यू करा रहा है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल, एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें 10 लोगों ने पॉलिसी ले ली। इस इंश्योरेंस कंपनी की 10 लोगों ने पॉलिसी ले ली, और 1 साल के बाद अगर 7 लोग रिन्यू करा रहे हैं तो परसिस्टेंसी रेशो हो गया 70%। यानी कि 3 लोग रिन्यू नहीं करा रहे, 7 लोगों ने रिन्यू करा ली। तो परसिस्टेंसी रेशो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में रखते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर हैं वो कितने हैं, राइट? टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर कितने हैं और उनमें एक्टिव पॉलिसी होल्डर कितने हैं, और फिर हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इज दैट क्लियर? तो एक हाई परसिस्टेंसी रेशो जो होता है वो एक इंडिकेटर होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन का। मान लो कोई इंश्योरेंस कंपनी है और उसके पास 10,000 जो हैं कस्टमर हैं, और उनमें से 99% लोग ऐसे हैं जो हर साल अपनी पॉलिसी को रिन्यू करवा रहे हैं। इसका मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा है और सेटिस्फाइड कस्टमर उसके पास काफ़ी ज़्यादा है। अगर एक लो परसिस्टेंसी रेशो है, इसका मतलब इनएबिलिटी टू रिटेन कस्टमर, एक इंश्योरेंस कंपनी अपने कस्टमर को रिटेन नहीं कर पा रही है, राइट? तो परसिस्टेंसी रेशो भी देखना चाहिए जब हम एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, कि परसिस्टेंसी रेशो एक अच्छा हॉलमार्क होता है। कई इंश्योरेंस कंपनी है जो परसिस्टेंसी रेशो को अपने वेबसाइट के ऊपर लिखती हैं, राइट? कि जैसे 1 साल के बाद कितनी परसिस्टेंसी रेशो है, 2 साल के बाद कितनी है, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद। तो आप कोई भी साल पे परसिस्टेंसी रेशो को देख सकते हैं। परसिस्टेंसी रेशो जो है उसको हम कितनी होनी चाहिए वो, राइट? कितनी होनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, आइडियली तो 100 होनी चाहिए, कि भाई 100% लोग जो हैं वो रिन्यू करा रहे हैं, राइट? तो परसिस्टेंसी रेशो जो है वो क्या दिखाता है? नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर जो अभी एक्टिव प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो उसको कैलकुलेशन बड़ा इजी होता है उसका। जैसे मैंने आपको बताया, अगर 100 पॉलिसी कोई कंपनी बेच रही है और उसमें से 80 पॉलिसी रिन्यू हो रही हैं, तो जो परसिस्टेंसी रेशो होगा वो 80:100 होगा, या 80%। अच्छा, अगर किसी कंपनी का परसिस्टेंसी रेशो कम है तो इसका क्या मतलब है? इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे उस कंपनी का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो लो है, तो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, तो नेगेटिव फीडबैक है। इंश्योरेंस कंपनी की जो पोस्ट परचेज सपोर्ट है वो उतनी अच्छी नहीं है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं है, कस्टमर को उतना अच्छा वो पोस्ट परचेज सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो कस्टमर परेशान है, उनके डाउट सॉल्व वगैरह नहीं हो रहे। या एक पर्सन ने अपनी पॉलिसी को स्विच कर लिया है, उसको बेटर कोई पॉलिसी मिल गई किसी दूसरी कंपनी से, वो वहाँ पे स्विच कर गया है, तो यहाँ पे अब उसने प्रीमियम भरना बंद कर दिया है, राइट? या कई बार ये भी होता है कि लोग जो हैं वो रिसेशन में हैं, उनकी जॉब चली गई है, तो वो प्रीमियम अब भरने में असमर्थ हैं, तो वो सेव करने के लिए पैसा, इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम भरना उन्होंने बंद कर दिया है। तो इन सब कारणों से भी परसिस्टेंसी रेशो जो है वो कम हो सकता है। अब अगला रेशो है वो है इंकर्ड क्लेम रेशो। इंकर्ड क्लेम रेशो क्या होता है? Incurred claim ratio is equal to the value of all the claims the company has paid divided by the total premium collected during the same period. देखो,
एक जो कंपनी है उसका, इंश्योरेंस कंपनी, उसका जो मेन खर्चा है वो क्या है। अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं या जो लोगों की सैलरी है वो सब एक अलग है। जो मेन खर्चा है वो है क्लेम, कि वो कितना क्लेम सेटल कर रही है, राइट, वो मेन खर्चा है। और मेन कमाई क्या है, कमाई है प्रीमियम। इनफैक्ट कमाई का मेनली तो एक ही जरिया होता है और वो है प्रीमियम, यही है। तो क्लेम जो वो दे रही है उसको आप प्रीमियम से डिवाइड कर दो, ठीक है, किसी भी एक पीरियड में, मान लो 1 साल, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका इंकर्ड क्लेम रेशो, तो रेशो ये है, परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इंकर्ड क्लेम रेशो क्या है, आप जो भी क्लेम कंपनी ने सेटल करे हैं उसको प्रीमियम से डिवाइड कर दो। अब एक बात बताओ, अगर ये रेशो, इंकर्ड क्लेम रेशो मान लो 1 से ज़्यादा है या 100% से ज़्यादा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो कंपनी है उसने क्लेम ज़्यादा सेटल करे हैं, यानी कंपनी का खर्चा ज़्यादा है और कमाई कम है। तो मान लो कंपनी ने जो क्लेम सेटल करे वो हैं 6,000 करोड़, और कंपनी के पास जो प्रीमियम इकट्ठा हुआ वो है 5,000 करोड़। तो ये रेशो कितना हो गया, 1.2, यानी 120%। तो अगर ये इंकर्ड क्लेम रेशो जो है 1 से ज़्यादा है या 100% से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो क्लेम सेटल हैं वो ज़्यादा हैं कंपेयर टू जो प्रीमियम कलेक्टेड है। इस केस में कंपनी जो है वो नुकसान में जा रही है। और कंपनी जब नुकसान में जाएगी तो इसके दो परिणाम हो सकते हैं। या तो कंपनी कंपनी नुकसान में तो जाती नहीं रहेगी, राइट, तो या तो कंपनी प्रीमियम बढ़ा देगी, प्रीमियम बढ़ाएगी नुकसान से बचने के लिए, राइट। तो आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ सकता है, या आपकी पॉलिसी में कुछ फंडामेंटल चेंजेस वो कर सकती है जिससे वो प्रॉफिटेबल हो, या कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, कंपनी डूब जाएगी, डिफॉल्ट कर जाएगी, राइट। तो ये कंपनियां फिर दो तरह से अपनी लॉस को कम करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि मैंने बताया इंकर्ड क्लेम रेशो होता है क्लेम डिवाइडेड बाय प्रीमियम। तो आप इस रेशो को जो है आपको 1 से कम करना है, तभी आप प्रॉफिटेबल होंगे ना। तो आप या तो क्लेम जो है उसको कम सेटल करो, तो कंपनी अपनी क्लेम सेटलमेंट रेशो गिरा देती है, राइट, या आप प्रीमियम बढ़ा दो। तो यही दो तरीके हैं इंकर्ड क्लेम रेशो को ठीक करने के। अब क्लेम सेटलमेंट रेशो अगर कम करेगी कंपनी तो कौन से क्लेम को, देखो कुछ क्लेम तो होते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि जो तो आपको सेटल करना ही पड़ेंगे, राइट। लेकिन कुछ क्लेम ऐसे होते हैं जो आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, जो बॉर्डर लाइन क्लेम होते हैं, तो कंपनी फिर उन्हें रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देती है, राइट। तो बॉर्डर लाइन क्लेम जो होते हैं, जो उतने सीधे सीधे नहीं है कि हाँ भाई, जैसे मान लो कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, एक तो ये है कि चलो दिख ही रहा है साफ साफ कि वो तो सेटल करना पड़ेगा, उसमें कोई बहाना नहीं है बचने का। लेकिन कई ऐसे क्लेम होते हैं जो बॉर्डर लाइन होते हैं, जो कंपनी के डिस्क्रिप्शन पे होते हैं, कि कंपनी उन्हें एक्सेप्ट भी कर सकती है और कंपनी उन्हें रिजेक्ट भी कर सकती है, राइट। अब एक बात बताओ, अगर मान लो किसी कंपनी का जो इंकर्ड क्लेम रेशियो है, लेट सपोज वो 50% है, ठीक है, यानी कि जो क्लेम डिवाइडेड बाय प्रीमियम जो है वो 0.5 है, यानी 50%। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कंपनी प्रीमियम बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर रही है। अगर रेशो मान लो 0.5 है, तो कंपनी ने जो क्लेम सेटल करे हैं वो 2500 करोड़ है मान लो, और जो प्रीमियम इकट्ठा करा है वो 5,000 करोड़ है। तो कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, राइट। तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि या तो क्लेम सेटलमेंट रेशो बहुत ज़्यादा है, या फिर कंपनी लकी है कि भाई कंपनी के जितने भी क्लाइंट हैं, मान लो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है तो सारे एकदम फिट हैं। तो एक अच्छा जो इंकर्ड क्लेम रेशो होता है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा है रेशो ये, तो मतलब सीधी सी बात है कंपनी बहुत नुकसान में चल रही है। 1 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता ये, 100% ज़्यादा। और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत कम है मतलब कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि या तो वो क्लेम सेटल नहीं कर रही उतने। तो एक अच्छा जो इंकर्ड क्लेम रेशो होता है, ऐसा कोई इरडई की तरफ से गाइडलाइन नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि 75 से 90% के बीच में एक आइडियल इंकर्ड क्लेम रेशो होता है, राइट। तो 75 से 90 के रेंज में देखो, 100% से ज़्यादा तो किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, राइट। और ये तो मैं सिर्फ क्लेम का जो एक्सपेंस है वो देख रहा हूँ, ऑब्वियसली कंपनी के और भी खर्चे होते हैं। तो एक आइडल जो आईसीआर का रेंज है वो 75 से 90 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब अगर 75 से 90 के बीच में है तो मतलब कंपनी 10 से 25% का जो प्रॉफिट है एक तरह से वो कमा रही है, अगर हम ये मान के चलें कि क्लेम ही उनका एक खर्चा है। अब बात करते हैं कंबाइंड रेशो। कंबाइंड रेशो जो होता है, बस इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है कंबाइंड रेशो में। इसमें कंबाइन, मैंने आपको बताया कि जो इंकर्ड क्लेम रेशो है ना, उसमें मैं सिर्फ क्लेम डिवाइडेड बाय प्रीमियम देखता हूँ, ठीक है, क्लेम डिवाइडेड बाय प्रीमियम। लेकिन कंपनी का सिर्फ क्लेम ही खर्चा नहीं है ना,
अब कंपनी ने अपने हेडक्वार्टर है, कंपनी के रीजनल ऑफिसेज हैं, उनका रेंट भरना है, कंपनी ने हज़ारों लोगों को जॉब पे रखा हुआ है, उनकी सैलरी देनी है, वो सब भी तो खर्चे हैं। तो इसमें आप बस ये और जोड़ लो, जो कंपनी के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं उनको भी जोड़ लो डिवाइडेड बाय प्रीमियम। यानी कि आप जो खर्चे हैं उनमें क्लेम प्लस ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को प्रीमियम से डिवाइड कर दो, और इस रेशो को बोलते हैं कंबाइंड रेशो। तो अगेन कंबाइंड रेशो जो है, अगर वो मान लो 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब कंपनी के क्लेम और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो कंपनी फिर उतना ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो आप इसमें जो अंडर राइटिंग लॉस रेशो है और एक्सपेंस रेशो, आप उनको ऐड कर देते हो। ठीक है, तो इन दोनों को आप ऐड कर देते हो। दोनों मतलब कंबाइंड रेशो में हम दोनों ही खर्चे ले लेते हैं और फिर हम उनको प्रीमियम से डिवाइड कर देते हैं। तो कंबाइंड रेशो जो होता है वो बताता है कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है। तो इसका मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ कंबाइंड रेशो का। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम है जीजी प्राइवेट लिमिटेड, गौरव गर्ग प्राइवेट लिमिटेड, ये इंश्योरेंस कंपनी है। और जो कंपनी है इसका जो खर्चे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं एक साल में, वो है 50 लाख। यानी 50 लाख जो है वो लोगों की सैलरी और रेंट वगैरह, बिजली का बिल वगैरह, ये सब, ये है 50 लाख। 50 लाख मतलब होता है 0.5 करोड़, है ना, हाफ करोड़। और कंपनी ने जो क्लेम सेटल करे हैं उस साल में वो 1 करोड़ के करें। तो कंपनी के टोटल खर्चे कितने हो गए? 1.5 करोड़। 1 करोड़ का कंपनी ने क्लेम सेटल करा है और 0.5 उनके ऑपरेशनल खर्चे हैं। और कंपनी ने जो प्रीमियम इकट्ठा करा है वो कितना है? 2 करोड़। तो यहाँ पे 1.5 करोड़ जो है वो एक्सपेंस हो गया टोटल, और 2 करोड़ जो है वो प्रीमियम हो गया। तो कंपनी का जो कंबाइंड रेशो हो गया वो हो गया 1.5 करोड़ बाय 2 करोड़। तो ये कितना हो जाएगा? 1.5/2, यानी कि ये 3/4, यानी 0.75, यानी 75% का कंबाइंड रेशो इसका हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, कंबाइंड रेशो से भी काफ़ी कुछ पता चल सकता है कंपनी के बारे में। बल्कि कंबाइंड रेशो ज़्यादा अच्छा एक पैरामीटर है बजाय इंकर्ड क्लेम रेशो। क्योंकि इंकर्ड क्लेम रेशो में हम सिर्फ ये देखते हैं कि क्लेम वाला खर्चा है, लेकिन कंपनी के और भी खर्चे हैं। तो कंबाइंड रेशो ज़्यादा अच्छा होता है ये देखने के लिए कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है। अब बात करते हैं सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो मैं आपको बताया था मैंने आपको करंट अफेयर्स में, लेकिन मैं आपको एक बार दोबारा डिटेल में बता देता हूँ। देखो, ये सॉल्वेंसी रेशो का कंसेप्ट आया क्यों? सॉल्वेंसी रेशो का जो कंसेप्ट है वो इसलिए आया कि कंपनियां जो हैं वो सॉल्वेंट रहें इन इवेंट ऑफ अ ग्रेट एक्सट्रीम इवेंट। अब एक्सट्रीम इवेंट क्या होता है वो समझो। ये मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल देके, एक्सट्रीम इवेंट का मतलब क्या होता है। अभी जैसे टर्की में भूकंप आया है, टर्की में अर्थक्वेक आया है। तो मान लेते हैं टर्की का कोई शहर है जहाँ पे भूकंप आया है, मान लीजिए उस शहर का नाम है ABC। यहाँ पे भूकंप आया और यहाँ पे ऑब्वियसली अब 20,000 लोग मर गए एक साथ। अब ये जो 20,000 लोग हैं इन्होंने इंश्योरेंस भी करवाया होगा। वैसे भी आप देखिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, टर्की एक डेवलप्ड कंट्री है, तो डेवलप्ड कंट्रीज में इंश्योरेंस हर पर्सन करवाता है, लाइफ इंश्योरेंस तो करवाता ही है। तो टर्की में इस शहर में अगर 20,000 लोग जो जिनकी डेथ हुई है, इन सब ने लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा होगा, और वहां पे कोई ना कोई कंपनी मार्केट लीडर होगी, तो उसके ऊपर एकदम से काफ़ी लोड आ जाएगा क्लेम सेटल करने का। राइट, एकदम से आपको 20,000 लोगों का क्लेम सेटल करना है। और अगर मान लो 1 करोड़ का भी अगर एवरेज उन्होंने वो करवाया होगा वहाँ की करेंसी के हिसाब से, तो 20,000 करोड़ का आपके ऊपर एक एक्सपेंस आ गया तो कंपनी दिवालिया हो जाएगी। राइट, तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ऑब्वियसली सबने एक ही कंपनी से नहीं कराया होगा। कहने का मतलब ये होता है, जो सॉल्वेंसी रेशो है ना, वो ये है, अगर मैं आपको मान लो ये बोलता कि कोई इंश्योरेंस कंपनी है, उसे बस इतना पैसा अपने पास वो रखे कि वो क्लेम सेटल कर पाए सारे, राइट, और उनके ऑपरेशनल खर्चे जो है उतने रख पाए, तो क्या इतना काफ़ी है? क्या इतना काफ़ी है? क्या जो ये सॉल्वेंसी मार्जिन है, क्या सिर्फ इतना काफ़ी है कि एक इंश्योरेंस कंपनी हर वक्त इतना पैसा रखे कि क्लेम सेटल कर दे और अपने ऑपरेशनल खर्चे निकाल ले? नहीं, ये तब तक के लिए तो ठीक है जब नॉर्मल चल रहा है, सब ठीक है, नॉर्मल चल रहा है, यानी कुछ क्लेम सेटल हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहे। लेकिन मान लो अब अगर एक्सट्रीम इवेंट हो जाता है कोई, जैसे भूकंप आ गया, वो आ गया, तो क्लेम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे एकदम से और कंपनी दिवालिया हो जाएगी। यानी जो आपका जो रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन है ना, ये रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन है, इतना तो आपको रखना ही है कि भाई क्लेम और ऑपरेशनल एक्सपेंस आप हर समय सेटल कर पाओ। राइट, तो क्लेम प्लस ऑपरेशनल एक्सपेंस क्या हो गया? आपका रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन। लेकिन जो आपके पास अवेलेबल सॉल्वेंसी मार्जिन है वो इसका भी 1.5 गुना हो तो क्या बात है। मतलब जो आपने, जितनी आपको जरूरत है, अभी आपको इतनी जरूरत है, भाई आपको क्लेम सेटल करने के लिए पैसा चाहिए, उतना आपके पास होना चाहिए। राइट,
और ऑपरेशनल एक्सपेंस जो आपके हो रहे हैं वो जो हो रहे हैं उतना पैसा आपके पास होना चाहिए, ये तो रिक्वायर्ड है। लेकिन इसका भी 1.5 गुना हो, मतलब इसका भी 150% आपके पास हो तो और अच्छा है। उस केस में क्या होगा, अगर कोई एक्सट्रीम इवेंट भी आ जाता है ना तो भी आप झेल लोगे। तो जो अवेलेबल सॉल्वेंसी मार्जिन है वो रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन के भी 1.5 गुना होना चाहिए, यानी 150% होना चाहिए। ये है सॉल्वेंसी रेशो। तो सॉल्वेंसी रेशो को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, अवेलेबल सॉल्वेंसी मार्जिन को हम रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन से डिवाइड कर देते हैं। तो रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन जो है अगर 100 है तो अवेलेबल सॉल्वेंसी मार्जिन 150 तो होना ही चाहिए। ठीक है। तो ये बताता है सॉल्वेंसी रेशो कि कोई इंश्योरेंस कंपनी कितनी अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन में है। तो इरडई ने कह रखा है कि 150% होना चाहिए। और अगर सॉल्वेंसी रेशो किसी कंपनी का बहुत अच्छा है तो मतलब वो हर समय इस पोजीशन में है कि वो क्लेम सेटल कर सके। और इतना ही नहीं, अगर सॉल्वेंसी रेशो 150% से भी ज्यादा 150% है, इसका मतलब वो एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी उसके पास एनफ पैसा है, एनफ बफर है कि वो अपने सारे क्लेम को सेटल कर सकती है। तो ये कंसेप्ट होता है सॉल्वेंसी रेशो का। इनफैक्ट अगर आप इरडई की एनुअल रिपोर्ट देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2022 की, तो आप ये पाएंगे कि ज्यादातर कंपनी का जो सॉल्वेंसी रेशो है वो 1.8 या उससे भी ज्यादा है। कुछ कंपनियों का तो 2.5-3 तक है। इतना पैसा कंपनियां रखती हैं अपने पास, तो एक्सट्रीम इवेंट में भी कंपनी दिवालिया नहीं होती। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कमीशन एक्सपेंस रेशो। ये बहुत आसान है समझना, और ये आपको ना बहुत डिटेल में नहीं जाना। ये जो भी रेशो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप बहुत डिटेल में अगर चले गए, टेक्निकल डिटेल्स उतना ज़रूरी नहीं है। आपको बस अपना एग्जाम निकालना है, आपको एग्जाम लेवल तक पढ़ना है। वैसे तो ये एक एक रेशो के ऊपर पूरी किताब लिखी जा सकती है और लिखी गई है, बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। लेकिन जो आपके एग्जाम के लिए आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर रेशो की होनी चाहिए एमसीक्यूज निकालने के लिए कि हाँ कौन सा रेशो पूछ रहे हैं। राइट। तो अगला है कमीशन एक्सपेंस रेशो। देखो नाम से ही पता चल रहा है, कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं इंश्योरेंस में। आपने अब तक ये देख लिया होगा, आपने 7-8 वीडियो मेरे देख लिए ऑलरेडी। आपने देख लिया होगा कि इंश्योरेंस में कॉमन सेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। नाम से पता चल रहा है कमीशन एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस मतलब खर्चा, कमीशन मतलब जो एजेंट को कमीशन देना पड़ता है। अब मान लो एक इंश्योरेंस कंपनी हूं मैं, मैंने इंश्योरेंस के बहुत सारे एजेंट हायर कर रखे हैं जो कस्टमर से मिलते हैं और मेरी पॉलिसी बेचते हैं। तो मेरे को इंश्योरेंस जो एजेंट है उनको कमीशन देना पड़ता है। तो ये रेशो ये बताता है, कमीशन एक्सपेंस रेशो ये बताता है कि जो मेरा आउटफ्लो है, मेरा जो खर्चा है, वो कमीशंस में कितना हो रहा है। राइट। तो फिर आप क्या करो, जितना भी मैं कमीशन पे कर रहा हूं उसको प्रीमियम से डिवाइड कर दो। ठीक है। तो मान लो अगर ये खर्चा मेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी मैं कमीशन काफ़ी ज़्यादा दे रहा हूँ। देखो अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनी की कमाई सिर्फ प्रीमियम से होती है। तो मान लो मैं साल में 1,000 करोड़ रुपए प्रीमियम इकट्ठा कर रहा हूँ, और उसमें जो मेरा मैं कमीशन एजेंट हैं, दलाल हैं, एजेंट वगैरह हैं, उनको पे कर रहा हूँ लेट से 20 करोड़। तो ये मेरा हो गया कमीशन एक्सपेंस रेशो। तो कमीशन एक्सपेंस रेशो ये बताता है कि जितना भी मेरे को प्रीमियम जो आ रहा है कंपनी में, जितना भी मेरे को प्रीमियम आ रहा है उसका कितने परसेंट मैं एजेंट्स को कमीशन पे करता हूँ। अगर ये मेरा बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं एजेंट्स को बहुत ज़्यादा कमीशन पे कर रहा हूँ, तो मेरा खर्चा बढ़ रहा है। राइट। तो इसीलिए कंपनियां क्या करती हैं, फिर प्रीमियम को बढ़ा देती हैं अगर एजेंट बहुत ज़्यादा लेते हैं। देखो सीधी सी कॉमन सेंस है, लेट से पॉलिसी बाजार। अब पॉलिसी बाजार क्या है, पॉलिसी बाजार भी तो एक एजेंट है, ये कंपनी की पॉलिसी बेच रहा है। तो पॉलिसी बाजार अपना कमीशन ले लेता है कंपनियों से, ऐसे पैसा कमाता है। तो पॉलिसी बाजार मान लो अगर कहता है कि जो भी मैं पॉलिसी बेचूंगा आपकी, उस पर मैं आपका 15% कट लूंगा, 15% मैं कमीशन लूंगा। अब ये कंपनी जो है अपनी पॉलिसी बेच रही है। अब मान लो पॉलिसी बाजार कल को कहता है, ये वेबसाइट बहुत पॉपुलर हो जाती है, तो कंपनियां कहती है भाई देखो पॉलिसी बाजार से बिजनेस आ रहा है 40% मेरा, तो मैं पॉलिसी बाजार को नाराज नहीं कर सकता। तो पॉलिसी बाजार ने अपने रेट बढ़ा दिए, वो कहता है भाई अब जो भी मैं पॉलिसी बेचूंगा 30% कट लूंगा उस पर। वही 30% कमीशन। तो सीधी सी बात है, कंपनियां क्या करेंगी, प्रीमियम बढ़ा देंगी, क्योंकि ये खर्चा भी तो उन्हें ही देना है कंपनी को। तो वो प्रीमियम बढ़ा देंगी। तो ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है जो भी आप प्रीमियम पे करते हो। अगर एजेंट बहुत ज़्यादा कमीशन ले रहा है तो कमीशन एक्सपेंस रेशो बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये कुछ और टर्म है, जैसे मैच्योरिटी बेनिफिट, डेथ बेनिफिट और सर्वाइवल बेनिफिट। ये आप टर्म इंश्योरेंस और यूलिप वाला लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है, बड़ा सिंपल है। मैच्योरिटी बेनिफिट जो होता है ये यूलिप के केस में होता है और एंडाउमेंट पॉलिसी के केस में होता है। ये टर्म इंश्योरेंस में मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है। मैच्योरिटी बेनिफिट में क्या होता है कि अगर कोई पर्सन है,
मान लो 30 साल उसकी उम्र है और उसने 60 साल तक की उम्र तक 30 साल के लिए अपना इंश्योरेंस कराया, लाइफ इंश्योरेंस, और वो प्रीमियम भर रहा है, तो मैच्योरिटी बेनिफिट में जो वो प्रीमियम भर रहा है उसे ब्याज के साथ वापस मिल जाएगा। इसको बोलते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट, अगर वो पर्सन सरवाइव कर जाए तो। अगर वो पर्सन सरवाइव करेगा तो ही उसे मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा, वरना उसे नहीं मिलेगा। दूसरा है डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट तो क्लियर है, ये तो यूलिप के केस में भी होता है, एंडाउमेंट में भी होता है और टर्म इंश्योरेंस में भी होता है। डेथ बेनिफिट सिंपल है, जो भी आप सम अश्योर्ड करवा रहे हो वो अगर आपकी डेथ हो जाएगी तो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर पॉलिसी होल्डर का डिमाइस हो जाएगा तो फिर इंश्योरेंस कंपनी पे करती है डेथ बेनिफिट। दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ये हर तरह के इंश्योरेंस में होता है, इंश्योरेंस बना ही इसलिए कि डेथ बेनिफिट हो। एक वर्ड और होता है, वो है सर्वाइवल बेनिफिट। अब सर्वाइवल बेनिफिट क्या होता है देखते हैं। मान लेते हैं आपने 30 साल के आप हो और आपने 60 साल यानी 30 साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी को ले लिया, ठीक है? और मैं ये बात कर रहा हूँ सिर्फ यूलिप की या एंडाउमेंट पॉलिसी की। सर्वाइवल बेनिफिट टर्म इंश्योरेंस में नहीं मिलता है, डेथ बेनिफिट टर्म इंश्योरेंस में मिलता है, और मैच्योरिटी बेनिफिट टर्म इंश्योरेंस में नहीं मिलता है, ठीक है? तो सर्वाइवल बेनिफिट क्या है? अब 30 साल के आप हो, 30 साल के लिए आपने पॉलिसी ले ली 60 साल तक, आपको प्रीमियम जो भरना है वो सिर्फ 45 तक भरना है, ठीक है ना? आपने कहा, वो तो आपके ऊपर है ना, आप चाहो तो अभी भर दो लमसम पूरा प्रीमियम 30 साल के लिए, आप चाहो तो 15 साल में भर दो, आप चाहो तो हर साल पूरे 30 साल तक उसको स्प्रेड आउट कर लो, ये तो आपके ऊपर है। अब आपने जो है लेट सपोज 15 साल के लिए प्रीमियम भरना है, आपने कहा मैं 15 साल प्रीमियम भरूंगा, ने कहा ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा ठीक है, आप चाहो तो 5 साल में भर दो। अब आप 45 साल की उम्र तक प्रीमियम भरते रहोगे, लेकिन आपकी पॉलिसी तो पूरे 60 साल तक की है, मतलब 30 साल और तक की है। तो जब आप 45 साल के हो गए ना, क्योंकि आपने अपने सारे प्रीमियम भर दिए, इस नाम का कंपनी आपको एक रिवॉर्ड देती है जिसको बोलते हैं सर्वाइवल बेनिफिट। सर्वाइवल बेनिफिट, सर्वाइवल बेनिफिट तब होता है जब आपकी जो पॉलिसी है वो काफी लंबे समय तक है, जैसे इस केस में 30 साल तक की है, लेकिन आपका प्रीमियम भरने वाला पीरियड थोड़ा कम है उससे, और आपने अपने सारे प्रीमियम भर दिए, तो आपको एक रिवॉर्ड कंपनी की तरफ से मिलता है जिसको हम सर्वाइवल बेनिफिट बोलते हैं। क्लियर? तो ये एक पीरियोडिक या एक माइलस्टोन पेमेंट है जो कंपनी आपको देती है। तो एक बार देख लेते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट में और सर्वाइवल बेनिफिट में क्या फ़र्क होता है। मैच्योरिटी बेनिफिट तो बड़ा क्लियर है, मैच्योरिटी बेनिफिट जब आपकी पॉलिसी टर्म खत्म हो जाती है और आप जो है सर्वाइव कर गए उस पूरे पीरियड को, आपकी पॉलिसी मैच्योर हो गई, तो जो अमाउंट आपको मिलता है वो मैच्योरिटी बेनिफिट होता है। मैच्योरिटी बेनिफिट एंडाउमेंट के केस में आपको पहले ही पता होता है कितना मिलेगा, और यूलिप के केस में मार्केट डिटरमिन्ड होता है। और अगर आपने मान लीजिए कोई सेविंग प्लान है 25 साल के लिए लिया है, तो 25 साल जब खत्म हो जाएंगे तो आपको एक अमाउंट मिलेगा, और वो होगा मैच्योरिटी बेनिफिट। मैच्योरिटी बेनिफिट आपको कब मिलेगा? जब आपने अपने प्रीमियम भरे हैं अच्छे से पूरी टर्म में, जितने भी जिस भी हिसाब से आपको प्रीमियम भरना था वो आपने भरा है, और आप सर्वाइव कर गए हैं पूरे 25 साल, तो आपको उसके बाद में मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। सर्वाइवल बेनिफिट क्या होता है? सर्वाइवल बेनिफिट भी सिमिलर है मैच्योरिटी बेनिफिट के, लेकिन सर्वाइवल बेनिफिट उन केसेस में होता है जहां पे जो पॉलिसी होल्डर हैं, मैच्योरिटी बेनिफिट तब मिलता है जब पॉलिसी खत्म हो जाती है, मतलब पॉलिसी का टर्म खत्म हो जाता है। जैसे मान लो 25 साल के लिए पॉलिसी लिया आपने, तो 25 साल जब खत्म हो जाएंगे तो आपको मिलेगा मैच्योरिटी बेनिफिट, जब मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाएगा तब मिलेगा। लेकिन जब आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म हो जाएगा, मान लो आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म 25 साल की पॉलिसी ली और 18 साल के लिए प्रीमियम भरना है, तो 18 साल के बाद कंपनी आपको सर्वाइवल बेनिफिट देगी, और 25 साल के बाद वो आपको मैच्योरिटी बेनिफिट देगी। इज दैट अंडरस्टूड? तो इसका एक मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है कि मान लो गौरव है, उसने एक प्लान लिया, एंडाउमेंट प्लान ले लिया, और उसमें जो प्रीमियम भरना है उसे 8 साल के लिए भरना है। तो लेट से उसकी 30 साल उम्र है, और 38 साल का जब तक वो हो जाएगा उसे प्रीमियम भरना है, और 15 साल का पॉलिसी टर्म है, यानी कि 45 साल तक 15 साल की पॉलिसी है उसकी। तो 8 साल के बाद कंपनी जो है वो 1 लाख रुपए का उसको उसने सर्वाइवल बेनिफिट दिया, राइट? और जब 45 साल का गौरव हो जाएगा तब उसे मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाएगा। तो सर्वाइवल बेनिफिट का फ़ायदा क्या होता है? सर्वाइवल बेनिफिट का फ़ायदा ये है कि बीच में आपको कुछ पैसा मिल गया, तो आपके कुछ नीड्स वगैरह हैं वो उससे पूरे हो जाएंगे। जैसे इस केस में गौरव ने, जब उसको 1 लाख रुपया मिला, बीच में कंपनी की तरफ से एक इनाम मिला कि देखो आपने सारे प्रीमियम भर दिए, तो गौरव ने अपने जो पेरेंट्स हैं
उनकी तीर्थ यात्रा उससे करवा दी। तो जब सर्वाइवल बेनिफिट आपको मिलते हैं, बीच में कुछ माइलस्टोन पेमेंट वगैरह मिलते हैं, तो उससे आपके कुछ इंपॉर्टेंट खर्चे पूरे हो सकते हैं। तो बहुत सारी पॉलिसीज में आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलते हैं। अब सिंगल प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क होता है? बहुत आसान है। सिंगल प्रीमियम मतलब क्या? आपने कोई पॉलिसी ली और पूरा का पूरा प्रीमियम लमसम एक ही बार में भर दिया, तो वो सिंगल प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट है, राइट? सिंगल लमसम पेमेंट आपने प्रीमियम की कर दी। रेगुलर प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जिसमें आप एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे, जो भी डिसाइडेड फ्रीक्वेंसी है, आप चाहो तो हर महीने प्रीमियम दे सकते हो, हर साल दे सकते हो। तो एक डिसाइड कर लिया आपने फ्रीक्वेंसी कि आप कब दोगे, तो पीरियोडिक पेमेंट आप करते रहोगे, वो है रेगुलर प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट। ये था हमारा वीडियो इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी का। इसमें हमने कुछ अच्छे रेशोज देखे, उनकी इंपॉर्टेंस देखी, और कुछ टर्म्स इंश्योरेंस की हमने अच्छे से पढ़ी, इसमें स्टडी की। तो मिलता हूँ आपसे इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी के सेट नंबर 3 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आई।